Hi, all of you, how are you? Hope you must be fine and safe. I welcome you to this session of English of BSc coaching classes. लास्ट सेशन में हम लोगों ने किया था प्रीपोजिशन, आज भी उसी डिस्कशन को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, बट उसके पहले वर्ड से रिलेटेड एक एक्सरसाइज कर लिया जाए जो कि एसएससी का क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में आया हुआ है और वर्ड के मीनिंग पर बेस्ड है। उस क्वेश्चन को हम लोग पहले करते हैं। 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने बोर्ड पर है। आज थोड़ा मोटा फॉन्ट मैंने यूज़ किया है तुम लोगों के कन्वीनियंस के लिए। उम्मीद है कि ये वाला फॉन्ट तुम लोगों को पसंद आएगा। ज़्यादा क्लियर है, ज़्यादा इस पर स्ट्रेन लगाने की ज़रूरत नहीं, आँखों को स्ट्रेन कम पड़ेगा। क्वेश्चन है टिक द अपोजिट वर्ड। एक मेन वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है और उसका अपोजिट वर्ड तुमको टिक करना है। अपोजिट 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पैटर्न पे, एक तो सेम वर्ड टिक करने वाला और दूसरा अपोजिट वर्ड टिक करने वाला। अगर ये अपोजिट वर्ड है इसका मतलब ये एंटोनिम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में ब्रूटैलिटी जो वर्ड है, मेन वर्ड, ये नाउन है। नीचे के जो भी वर्ड्स हैं ये इमोशन को दिखाते हैं, अंदर के भाव को दिखाते हैं, उसी का नाम है। तो इसीलिए ये चारों ही वर्ड नाउन है। मर्सी भी नाउन है, बेस्टियलिटी ये एक थोड़ा अनकॉमन वर्ड है जो तुम देख रहे होगे यहाँ पे, तो ये भी एक नाउन है। क्रूएलिटी एक कॉमन वर्ड है, नाउन है। ह्यूमैनिटी भी कॉमन है, ये भी नाउन है। मीन्स यहाँ पे जो 5 वर्ड इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं तुम्हारे सामने, वो पाँचों के पाँचों ही नाउन हैं। ए भी नाउन, बी भी नाउन, सी भी नाउन, डी भी नाउन और जो मेन वर्ड दिया हुआ है वो भी एक नाउन है। ब्रूटैलिटी मीन्स होता है क्रूरता। क्रूएलिटी के लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं ब्रूटैलिटी। अगर सेम वर्ड टिक करना रहता तो मेरा आंसर यहाँ पे क्रूएलिटी हो सकता था, बट वी हैव टू टिक द अपोजिट वर्ड। क्रूरता का क्या हो सकता है अपोजिट वर्ड? क्रूरता कब होता है? जब हम दूसरों के प्रति अनकाइंड होते हैं, उसके साथ ब्रूटल बिहेवियर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रूटैलिटी और क्रूरता। तो दूसरों के साथ अगर हम प्रेम के साथ व्यवहार करें, उनकी केयर करें, तो ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड काइंडनेस और ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे अपोजिट वर्ड जो होगा वो होगा ह्यूमैनिटी। बट वी शुड नो द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स ऑल्सो। यहाँ पे एक वर्ड है मर्सी। मर्सी मीन्स दया। क्रूरता का अपोजिट वर्ड दया भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमैनिटी क्यों किया गया? क्योंकि मानव के प्रति प्रेम, केयर, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं ह्यूमैनिटी। इसीलिए ब्रूटैलिटी का अपोजिट वर्ड यहाँ पे होगा ह्यूमैनिटी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बेस्टियलिटी। बेस्टियलिटी मीन्स भी होता है क्रूरता। अगर सेम वर्ड यूज करना होता तो बेस्टियलिटी भी मेरा आंसर हो सकता था। अगर उस हिसाब से हम लोग देखें तो बेस्टियलिटी इज इक्वल टू क्रूएलिटी इज इक्वल टू ब्रूटैलिटी। तो आउट ऑफ 5 वर्ड्स 3 आर सिमिलर इन मीनिंग। 2 वर्ड है जिसमें कंफ्यूजन था कि मर्सी होगा या ह्यूमैनिटी होगा। तो ब्रूटैलिटी इज ए स्टेट ऑफ माइंड, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ITY वाला वर्ड यूज करते हैं। तो बेटर ऑप्शन हमारे लिए यहाँ पे डी है। राइट। देन वी कम टू सेकेंड क्वेश्चन। ये भी एक अच्छा वर्ड है, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट एक वर्ब है और नीचे के जो ऑप्शंस है उसको अगर हम देखें तो एक्सपेरिमेंट नाउन भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट वर्ब भी हो सकता है, एक्सपेडाइट वर्ब भी है, एक्सक्लूड भी वर्ब है और प्रोपेगेट भी वर्ब है। यानी कि इसमें भी जो 5 वर्ड्स इन्वॉल्व हैं वो पाँचों के पाँचों वर्ब हैं। तो इसीलिए ग्रामर का नॉलेज यहाँ पे कुछ काम नहीं देगा। यू विल हैव टू गो बाय द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ओनली। उसमें तुमको मीनिंग जानना ही होगा। तो जो मेन वर्ड इसमें प्रोक्रेस्टिनेट है, इसका मतलब होता है किसी काम को टालना। आज का काम है आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल अगर करना है तो कल नहीं करके परसों करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेट। जो लेजी पीपल प्रोक्रेस्टिनेट देयर वर्क, अपने काम को वो लोग आगे टालते रहते हैं। तो
इसी से वर्ड भी बनता है प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक नेचर होता है किसी भी व्यक्ति का, प्रोक्रास्टिनेशन। अब नीचे में वर्ड्स के मीनिंग पहले हम डिस्कस करते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स अगर नाउन है तो प्रयोग, मेरा ये एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, ये प्रयोग सफल हो गया। और अगर ये वर्ब है तो प्रयोग करना, ठीक है। फिर एक वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी काम में तेजी लाना। जो स्मार्ट लोग होते हैं दे एक्सपेडाइट देयर जॉब और दे एक्सपेडाइट देयर वर्क, अपने काम में तेजी लाकर उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे वर्ड है एक्सपेडाइट, ये वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। जैसे जो 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें से इन 3 क्वेश्चंस को एक्सक्लूड कर दो, हटा दो। तो इंक्लूड का अपोजिट वर्ड है एक्सक्लूड। इंक्लूड मीन्स जोड़ना या शामिल करना और एक्सक्लूड मीन्स हटा देना। और जो लास्ट यहाँ पे वर्ड है डी, प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रचारित करना या फैलाना। जैसे लॉर्ड बुद्धा प्रोपेगेटेड बुद्धिज्म। बुद्ध भगवान ने क्या किया, दुनिया में बुद्धिज्म का प्रचार किया। तो धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादातर हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। समटाइम्स दिस वर्ड प्रोपेगेट इज यूज्ड फॉर आइडियाज़ ऑल्सो। आइडिया को भी प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इसी वर्ड को यूज़ करते हैं, प्रोपेगेट। तो पांचों वर्ड का मीनिंग तुमको पता हो गया। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है किसी काम को टालना या देरी से करना, और उस काम को अगर जल्दी करना है तो ये अपोजिट वर्ड होगा ना, इसीलिए बी यहाँ पे मेरा आंसर होगा। एक्सपेडाइट मीन्स किसी काम को जल्दी से करना या किसी काम में तेजी लाना। सो प्रोक्रास्टिनेट का एंटोनिम यहाँ पे या अपोजिट वर्ड होगा एक्सपेडाइट, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसका आंसर निकला बी। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 3। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ससेप्टिबल एक वर्ड है। ससेप्टिबल एक एडजेक्टिव है। इनक्रेडिबल ये भी एक एडजेक्टिव है। इम्यून, इम्यून भी एक एडजेक्टिव है। प्रेडिक्टेबल भी एक एडजेक्टिव है। एंड जो लास्ट ऑप्शन है डी, अनप्रेडिक्टेबल, ये भी एक एडजेक्टिव है। ये तो प्रेडिक्टेबल का अपोजिट वर्ड है अनप्रेडिक्टेबल। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस फॉर द मेन वर्ड ससेप्टिबल। तो सबसे पहले हम लोग पांचों वर्ड के मीनिंग को समझते हैं एंड देन ओनली वी विल डिसाइड आंसर। पहला जो वर्ड है ससेप्टिबल। ससेप्टिबल मीन्स होता है प्रोन टू रिस्क। जिस आदमी पर जोखिम ज़्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टिबल। जैसे चिल्ड्रेन आर ससेप्टिबल टू कोल्ड, बच्चों को ठंड जल्दी लगती है तो उन पर ज़्यादा रिस्क है। अगर आज के माहौल की हम बात करें कोविड-19 की, तो जो बूढ़े लोग हैं मीन्स 55 प्लस के जो लोग हैं दे आर मोर ससेप्टेबल टू कोविड-19, तो उन पर ज़्यादा रिस्क है। तो जो जिस चीज़ पे ज़्यादा जोखिम होता है, रिस्क होता है, उसको हम लोग कहते हैं ससेप्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन में जो वर्ड्स हैं ए, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर विश्वास ना किया जा सके। जैसे इंडिया के लिए यूज़ किया गया था, टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यूज़ किया था इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत भारत। ऐसा भारत जिस पे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं देखने को कि वो देखकर आपको विश्वास नहीं होगा। इनक्रेडिबल। समटाइम्स परफॉर्मेंस भी इनक्रेडिबल होता है। अगर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ पर भी हम लोग इस एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं, इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय सच एंड सच पर्सन। तो इनक्रेडिबल मीन्स होता है अविश्वसनीय, अद्भुत, जिस पे विश्वास ना हो। नेक्स्ट वर्ड इज इम्यून। इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोध करने वाला। प्रतिरोधक के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं इम्यून। जैसे अभी कोविड-19 के लिए बोलता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, इम्यूनिटी आपका अच्छा होना चाहिए, देन ओनली यू विल बी सेफ, तब आप सेफ रह पाएंगे। तो इम्यून का मतलब होता है प्रतिरोधक, जिस पे खतरा ना हो या जो रिस्क को रेसिस्ट कर सकता हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इम्यून। दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेडिक्टेबल।
प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, और इसी से बना हुआ वर्ड है प्रेडिक्टेबल। वैसी चीज़ें जिसके बारे में आप पहले से बता सकें या जिसकी भविष्यवाणी की जा सके, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रेडिक्टेबल। जैसे इंडिया की ये विक्ट्री प्रेडिक्टेबल थी, इसके बारे में हम लोग उम्मीद लगा रहे थे। और लास्ट वर्ड है डी, अनप्रेडिक्टेबल, जिसकी भविष्यवाणी न की जा सके, जिसके बारे में पहले से न बोला जा सके। फॉर एग्जाम्पल, उसका नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तुरंत में गुस्सा हो जाएगा, तुरंत में खुश हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट हिज नेचर, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं अनप्रेडिक्टेबल। अब जबकि पांचों वर्ड्स के मीनिंग हमें पता है, ससेप्टेबल मीन्स जिस पर खतरा ज़्यादा होता है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा इम्यून, जो रिस्क को, जोखिम को या खतरा को रेसिस्ट कर सके या उसका प्रतिरोध कर सके। सो अगेन द आंसर इज बी। तो ये था डिस्कशन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस का, जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हम लोगों ने टिक किया? उसका आंसर हम लोगों ने टिक किया डी, फर्स्ट का डी, सेकेंड का आंसर था बी, और थर्ड का आंसर भी था बी। ठीक है। ड्यूरिंग दिस डिस्कशन हम लोगों ने क्या क्या सीखा? हम लोगों ने ऑल टुगेदर 15 वर्ड्स को डिस्कस किया, जिसमें से हो सकता है 7-8 ऐसे वर्ड्स हों जो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो, जिनके मीनिंग के बारे में तुम एश्योर्ड नहीं होगे। वो सारे मीनिंग तुम्हें देखने को मिल गए। इनको एक जगह पे अलग से नोट करके रखना मीनिंग को, और किसी भी एग्ज़ाम में ये तुम्हारे सामने फिर से आ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन प्रीपोजिशंस। उस दिन भी यही डिस्कशन हुआ था। उस दिन भी हम लोगों ने 3 कॉमन प्रीपोजिशंस को डिस्कस किए थे, उनके यूज़ को एग्जाम्पल के द्वारा बताया था, और उसके बीच में जो डाउट होता, यूज़ करने में जो डाउट था, उस डाउट को भी क्लियर करने की कोशिश की गई थी। आज इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और पहला प्रीपोजिशन आज का जो यूज़ करते हैं, 3 तो उस दिन हो चुका था, आज 4th होगा, बट आज के डिस्कशन का पहला जो पेयर है प्रीपोजिशंस का, वो है एगो एंड बिफोर। एगो एंड बिफोर। अगर इसके बारे में डिफरेंस तुम्हें पता नहीं है, तो तुमको क्या लगेगा कि दोनों प्रीपोजिशंस एक ही मीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, पहले के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट दोनों को यूज़ करने के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो अलग अलग हैं। अगर किसी से भी पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय एगो एंड वेयर विल यू यूज़ दिस प्रीपोजिशन, तो 90% लोगों का आंसर यही होगा कि जो बहुत पहले की घटनाएं होती हैं वहाँ पर हम लोग अगो यूज़ करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज ए किंग। बहुत पहले की बात है, एक राजा था। और लॉन्ग लॉन्ग मेनी ईयर्स एगो देयर वॉज ए टाइगर इन ए जंगल। एक जंगल में एक बाघ रहता था, तो वहाँ पर भी हम लोग एगो यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। एगो को अगर हम लोग चाहें तो कुछ समय पहले के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरी माँ 2 दिनों पहले बनारस गई, तो वहाँ पर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं एगो। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं तो क्लियर होगा। एगो हम लोग कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? माई मदर went to Varanasi. My mother went to Varanasi 2 days ago. यहाँ पे एगो यूज़ किया गया, किसके लिए यूज़ किया गया? 2 दिन पहले के लिए, लेकिन ये सही है, एगो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा तब एगो और बिफोर में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस यही है कि एगो को हम लोग एक ही एक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि 2 एक्शन इन्वॉल्व हो। जैसे मेरी माँ का वाराणसी जाना इज़ ए सिंगल आइसोलेटेड एक्शन वेयर वी कैन यूज़ एगो। यहाँ पे अगर बिफोर यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट? देन क्वेश्चन अराइजेस कि बिफोर सर कहाँ पे यूज़ कीजिएगा?
तो बिफोर हम लोग वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पर दो कंबाइंड एक्शंस होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए एक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं बिफोर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, एगो कहाँ पे यूज़ करेंगे? सिंगल एक्शन के लिए। मेक इट क्लियर, सिंगल एक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने अपनी माँ का दिया कि मेरी माँ 2 दिनों पहले वाराणसी गई। ये एक सिंगल एक्शन है, इसके साथ कोई भी एक्शन इन्वॉल्व नहीं है या जुड़ा हुआ नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि बिफोर कहाँ पे यूज़ करेंगे। दिस इज एग्जाम्पल 1, देन वी टेक बिफोर। The train had left before I reached the station. This is a good example जहाँ पर कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बिफोर। The train had left before I reached the station. यहाँ पे क्या दो एक्शन है? पहला एक्शन है ट्रेन का जाना और दूसरा एक्शन है मेरा स्टेशन पहुँचना। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया? यहाँ पे यूज़ किया बिफोर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि बिफोर हम लोग किसके साथ यूज़ कर सकते हैं? टू एसोसिएटेड एक्शंस, एक दूसरे से जुड़े हुए अगर दो एक्शन हैं तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, बिफोर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एगो एंड बिफोर। एनी डाउट? एक बार ठीक से देख लो, दोनों एग्जाम्पल मैंने लिखा है और उससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कहाँ पर हम लोग एगो यूज़ करेंगे और कहाँ पर हम लोग बिफोर यूज़ करेंगे। ठीक है? देन वी कम टू नेक्स्ट। कहाँ पे इन और कहाँ पर इनटू, ये बहुत कॉमन प्रीपोजिशंस हैं, इन और इनटू। तो इन एक बार एक्सप्लेन करते हैं फिर लिखते हैं यहाँ पे। इन हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जो चीज़ ऑलरेडी अंदर है। मान लो तुम रोड से क्रॉस कर रहे हो और कोई शॉप है, कोई अच्छी शॉप है जिस पर एक नज़र तुम डालते हो और देखते हो कि उसमें कितने कस्टमर्स हैं। हो सकता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर मे बी 5 कस्टमर्स हु आर ऑलरेडी इन, जो कि ऑलरेडी अंदर हैं। तब तुम क्या बोलोगे? देयर आर 5 कस्टमर्स इन द शॉप। क्या बोलोगे वहां पे? देयर आर 5 कस्टमर्स इन द शॉप। ऑलरेडी अंदर हैं वो। देयर आर 5 कस्टमर्स इन द शॉप। यहाँ पे हम लोग क्या प्रीपोजिशन यूज किए? इन। कहाँ पे हम लोग इन यूज कर सकते हैं? ऑलरेडी, जो चीज़ें ऑलरेडी अंदर हैं, ऑलरेडी इन हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इन। देयर आर 5 कस्टमर्स इन द शॉप। देन वी डिस्कस इनटू। इनटू कहाँ पे यूज किया जाएगा? तो इनटू हम लोग मोशन के लिए यूज करते हैं। जब कोई चीज़ बाहर से अंदर जाती है तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनटू। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर केम इनटू द क्लास। शिक्षक महोदय बाहर से क्लासरूम के अंदर आए। तो यहाँ पे मूवमेंट है ना, टीचर का मूवमेंट शो किया जा रहा है। द टीचर केम इनटू द क्लासरूम। एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, द टीचर केम इनटू द क्लासरूम। यहाँ पे इनटू क्या यूज किया गया? इनटू यहाँ पे प्रीपोजिशन इसीलिए यूज किया गया कि ये मूवमेंट दिखा रहा है टीचर का बाहर से अंदर की तरफ। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनटू। इसका एक और एग्जाम्पल लिखा जा सकता है, ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। He jumped into the swimming pool। फिल्म में दिखाता है कि पहले
स्विमिंग पूल के बाहर खड़ा रहता है और अचानक छपाक से स्विमिंग पूल में कूद जाता है, तो दिस इज अगेन मोशन। मोशन क्या है? बाहर से अंदर की तरफ आना। तो यहाँ पर भी हम लोग यूज करते हैं इनटू। इनटू कहाँ पे यूज करेंगे? फॉर मोशन। मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फॉर मोशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहां पे हम लोग यूज करते हैं इनटू। ठीक है, कोई डाउट? एक बार ठीक से देख लो। देयर आर 3 एग्जांपल्स on the basis of which you can very well understand the difference between in and into. Clear? यहीं पे एक चीज और ऐड कर देता हूं, 2 का .2. into is clear to you? into में कोई डाउट नहीं है। अब एक और यहां पे ऐड करते हैं 2 और into। 2 तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे हम लोग देखते हैं कि 2 कहां पे यूज करते हैं। तो 2 के लिए 2 का इंग्लिश होता है को। जैसे मेरा बेटा स्कूल गया, स्कूल को गया, अभी स्कूल पहुंचा नहीं होगा, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं टू। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, माई सन वेंट टू स्कूल। हो सकता है कि अभी रास्ते में होगा, उस केस में टू डायरेक्शन उसका है, कहाँ के लिए निकला है? सो ही हैज लेफ्ट फॉर द स्कूल, तो वो स्कूल को जा रहा होगा, स्कूल के डायरेक्शन में होगा। जैसे कोई मेरी तरफ आता है तो हम बोलते हैं कि ही इज कमिंग टू मी, मेरे ओर आ रहा है, मेरे तरफ आ रहा है, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं टू। अच्छा, और उसके बाद अगर होगा, अगर हम इनटू कहाँ पे यूज करेंगे? जैसे जब मेरा बेटा स्कूल पहुँचेगा और स्कूल के गेट के अंदर चला जाएगा, तब हम क्या लिखेंगे? माई सन वेंट इनटू द स्कूल। जब स्कूल के अंदर दाखिल होगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे इनटू। माई सन वेंट इनटू द स्कूल। तो यही है अंतर इन में, इनटू में और टू में। ये बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशंस हैं जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट, थर्ड इज ऑन एंड ऑन टू। ऑन एंड ऑन टू। ऑन तो हम लोग अक्सर यूज करते हैं, ऑन में ज़्यादा डाउट नहीं होना चाहिए, बट ऑन टू हम लोग इसलिए यूज नहीं कर पाते कि इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं कि कहाँ पे ऑन टू यूज किया जाना चाहिए। आज उसी डाउट को आई विल ट्राई टू डिस्पेल दैट डाउट, उस डाउट को दूर करने की कोशिश करूँगा। ऑन हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? ऑन हम लोग रेस्ट के कंडीशन में यूज करते हैं। रेस्ट, इसमें मोशन नहीं होता, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग ऑन द बेंच। क्लासरूम में जब तुम बेंच पे बैठे रहते हो, इट मीन्स देयर इज नो मोशन इन यू, तुम्हारे में मोशन नहीं होता, तुम स्थिर से वहाँ पे बैठे हुए रहते हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ऑन। ठीक है? You are sitting on the bench. My books are on the table. Books भी stationary है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख सकते हैं, My books are on the table. My books are on the table. तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? ऑन के हैं, यानी कि ये रेस्ट में हैं, रुके हुए हैं, स्थिर हैं, इनमें कोई मोशन नहीं है। बट ऑन टू को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? ऑन टू मोशन के लिए यूज़ किया जाता है, और वो भी कैसे मोशन के लिए यूज़ किया जाता है? जबकि लेवल में चेंज होता है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑन टू। तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसका एक एग्जाम्पल बता दीजिए।
करेक्ट। आई एम गोइंग टू गिव यू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा कि जैसे मान लो हम किसी मकान के ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं और वो मकान ट्रिपल स्टोरीड मकान है, और जब छत पे जाते हैं तो क्या होता है, मेरा लेवल चेंज हो जाता है। ग्राउंड लेवल से हम लोग चले जाते हैं करीब 36 फीट की ऊंचाई पे, 36 या 33 फीट की ऊंचाई पे। अगर सीलिंग की हाइट पर स्टोरी 11 हो तो वहाँ पे हम लोग 3 फ्लोर ऊपर अगर चले गए तो वहाँ पे हमारा लेवल चेंज हो जाता है बाई 33 फीट। तो उस केस में हम लोग ऑन टू यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल होगा ऑन टू। आई क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। आई क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ। यहाँ पे ऑन टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो मोशन तो दिखा ही रहा है और साथ ही साथ चेंज ऑफ लेवल भी दिखा रहा है। यहाँ पे क्या है, ऑन टू को हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ पे मोशन दिखेगा नंबर 1, और साथ ही साथ क्या दिखेगा, चेंज ऑफ लेवल, चेंज ऑफ लेवल। इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ। मान सपोज यू आर गोइंग समवेयर बाय कार, और रास्ते में तुम्हें कहीं पर रास्ते के किनारे में कोई इंजर्ड आदमी दिखाई पड़ा जो कि ज़मीन पे लेटा हुआ कराह रहा है। तुमको उस पर दया आ गई और तुमने सोचा कि चलो इसको हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। व्हाट यू डू, यू स्टॉप योर कार, गेट डाउन आउट ऑफ योर कार, कार से नीचे उतरोगे, यू विल लिफ्ट द इंजर्ड पर्सन एंड पुट हिम ऑन टू योर बैक सीट पर तुम उनको लिटा दोगे। क्या हुआ इस केस में, इस केस में वो आदमी ज़मीन पे था, ग्राउंड लेवल पे था, तुमने उनको 3 फीट ऊपर या 3.5 फीट ऊपर उठाकर अपने सीट पे लिटा दिया। तो यहाँ पे हम लोग प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे ऑन टू। ठीक है, तो ये डिफरेंस था ऑन और ऑन टू में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिस पर क्वेश्चंस भी बहुत बार आते हैं कि कहाँ पे बिटवीन यूज़ करते हैं और कहाँ पर एमंग यूज़ करते हैं। साथ ही साथ बिटवीन और एमंग को यूज़ करने के बाद एमंग्स्ट को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत डाउट होता है। तो वी कम ऑन टू 4th कॉमन प्रीपोजिशन में बिटवीन ऑब्लिक एमंग। कहाँ पर बिटवीन और कहाँ पर एमंग। बिटवीन हम लोग यूज़ करते हैं फॉर टू, दो व्यक्तियों के लिए या दो चीज़ों के लिए बिटवीन यूज़ किया जाता है, और फॉर मोर देन टू वी यूज़ एमंग। दो से ज़्यादा के लिए हम लोग फॉर मोर देन टू हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एमंग। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन और एमंग के बीच में। इसको एग्जाम्पल से एलाबोरेट भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ, माई ग्रैंडफादर मेरे दादाजी ने क्या किया, अपने प्रॉपर्टी को अपने 2 बेटों के बीच में बराबर बराबर बांट दिया। माई ग्रैंडफादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन ऑब्लिक एमंग हिज 2 sons. My grandfather distributed his property between oblique among his 2 sons. यहाँ पे हम अंडरलाइन करते हैं कि बिटवीन और एमंग में से कौन सा यहाँ पे सही होगा प्रीपोजिशन। यू डिसाइड। यहाँ पे बिटवीन हमने क्या लिखा, बिटवीन किसके लिए यूज़ किया गया है, 2 के लिए। तो यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो 2 के हिसाब से बिटवीन सही होगा। अगर हम यहाँ पे एमंग यूज़ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा।
एरर वाला सेंटेंस अगर होता तो क्या लिखा रहता, उसमें एमंग ही लिखा रहता, और उस समय हम स्पॉट करते कि यहाँ पर एमंग नहीं होगा बल्कि बिटवीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर distributed study materials between oblique among the students, यहाँ पे देखो, टीचर ने स्टडी मटेरियल अपने स्टूडेंट्स के बीच में बांटा। स्टूडेंट्स सपोज किया जाता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लो 2 लिखा रहता तब तो स्पेसिफाइड होता कि भाई 2 स्टूडेंट्स है, इसीलिए स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा नहीं होगी, बट द नंबर इज़ नॉट स्पेसिफाइड हियर, देयरफॉर इट इज़ अज्यूम कि ये जो स्टूडेंट्स की संख्या होगी वो 2 से ज़्यादा ही होगी। अगर मानते हैं कि ये मान लो 35 स्टूडेंट्स हैं या 40 स्टूडेंट्स हैं, तब उसके लिए हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, बिटवीन यूज़ करेंगे कि एमंग यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एमंग हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए, तो इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया जाएगा एमंग। अगर तुम बिटवीन यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, बिटवीन एमंग एंड बिटवीन। एमंग और बिटवीन अगर प्रीपोजिशंस के रूप में यूज़ किया जाता है तो उनके बीच में दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट वेल। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। क्लियर? इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इस स्लाइड में लिखते हैं। कभी कभी हम लोगों को कन्फ्यूज़न होता है एमंग और एमंगस्ट में कि इन दोनों को कैसे यूज़ किया जाए। उन दोनों के बीच का अंतर बताते हैं। ये क्या होगा, 4th का ये सेकेंड पार्ट, एमंग ऑब्लिक एमंग्स, इसको ठीक से समझना। द डिफरेंस इज वेरी फाइन। पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ तब क्लियर होगा। द गवर्नमेंट के स्पेलिंग पे ध्यान रखना, ज़्यादातर लोग एन को मिस कर जाते हैं और ये स्पेलिंग एरर में भी कई बार इस वर्ड को पूछा जाता है। हम लोग गवर्नमेंट चूंकि बोलते हैं इसीलिए एन को मिस करते हैं, बट द करेक्ट स्पेलिंग इज दिस, गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड blankets among the poor. This is one example. सरकार ने गरीबों के बीच कंबल बांटे, तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, among। ये मानते हुए कि गरीबों के बीच अगर सरकार ने कंबल बांटा है तो डेफिनेटली 2 से ज़्यादा गरीब होंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया among। सेकेंड एग्जाम्पल, द टीचर distributed sweets amongst us। एक और एग्जाम्पल, amongst का एक और एग्जाम्पल लिख देता हूँ। There is harmony amongst our family members।
द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंगस्ट अस। वहाँ पे अगर हम चाहते तो एमंग भी यूज़ कर सकते थे, बट यहाँ पे एमंगस्ट यूज़ करना सही होगा। अगर एमंग यूज़ करोगे इट मीन्स यू आर नॉट क्लियर अबाउट द यूज़ ऑफ एमंगस्ट। सेकेंड वाले में एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया है, देयर इज़ हारमोनी। हारमोनी मीन्स होता है सौहार्द, प्रेम वाला जो वातावरण होता है, दैट इज़ कॉल्ड हारमोनी। तो देयर इज़ हारमोनी एमंगस्ट आवर फैमिली मेंबर्स। यहाँ पर भी एमंगस्ट यूज़ किया गया और यहाँ पर भी एमंगस्ट यूज़ किया गया। अब 2 पॉइंट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिखता हूँ। पहला क्या पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला है, दोनों ही को हम लोग यूज़ करते हैं मोर देन 2 के लिए। दिस इज पॉइंट नंबर 1। एमंग एंड एमंगस्ट बोथ आर यूज फॉर मोर देन 2। इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं कि एमंग कहाँ पे यूज़ होता है और एमंगस्ट कहाँ पे यूज़ होता है। यही अंतर बताएगा दोनों के बीच में। तो पहले एग्जाम्पल से क्लियर कर देते हैं, फिर वहाँ पे पॉइंट लिख देंगे। एमंग के बाद जो आने वाला वर्ड है वो क्या है, द है। द है और द का पहला लेटर क्या है, द का पहला लेटर है कॉन्सोनेंट, टी है ना। द का फर्स्ट लेटर क्या है, टी, एंड टी इज ए कॉन्सोनेंट। तब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि 2 से ज़्यादा के लिए हम लोग एमंग उस केस में यूज़ करते हैं जब एमंग के बाद आने वाला जो वर्ड है वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू होता है तब। गॉट माई पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि 2 से ज़्यादा अगर रहेगा तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे, एमंग भी यूज़ कर सकते हैं या एमंगस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बट डिसाइड कैसे करेंगे, देखेंगे कि जहाँ पर इन 2 में से किसी एक वर्ड को यूज़ करना है, एक प्रीपोजिशन को यूज़ करना है, तो उसके बाद आने वाला जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है। तो यहाँ पे द है और द किससे शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एमंग। एम आई क्लियर? ठीक है। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल नंबर 2। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंगस्ट अस। 2 से ज़्यादा लोग हैं, टीचर ने हम लोगों के बीच में मिठाइयाँ बांटी। एमंगस्ट के बाद आने वाला जो वर्ड है, एमंगस्ट के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है, तो अस है, अस। और यू क्या है, इसका जो पहला लेटर है ये वॉवेल है, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे एमंगस्ट। ठीक है। एमंगस्ट कहाँ पे यूज़ होगा, एमंगस्ट वहाँ पे यूज़ होगा जब इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो वॉवेल होगा तब। इसके बाद एग्जाम्पल 3 में भी देखते हैं, यहाँ पे एमंगस्ट के बाद आने वाला वर्ड कौन सा है, आवर। और आवर में जो पहला लेटर है वो क्या है, ओ है। पहले वाले में यू था, अस था, इसका मतलब क्या था, यू। 3rd वाले एग्जाम्पल में, ये 2nd एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, दिस इज एग्जाम्पल 3। 3rd वाले में आवर है, लेटर क्या है, ओ। ये दोनों ही वॉवेल्स हैं, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एमंगस्ट। अगर जहाँ पे इस प्रीपोजिशन को यूज़ करना है उसके बाद आने वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट, तो क्या यूज़ होगा, वहाँ पे यूज़ होगा एमंग। और अगर ये वॉवेल होता है तो क्या यूज़ होगा, एमंगस्ट। तो ये बहुत ही फाइन डिफरेंस है एमंग और एमंगस्ट के यूज़ में, जिसको कि हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। ये एक इंटरेस्टिंग डिफरेंस था एमंग और एमंगस्ट के बीच में, जिसको कि बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। उम्मीद है कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा तुम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉमन प्रीपोजिशंस है उसको डिस्कस करते हैं। एक बार फिर से बोर्ड पे देख लो कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक, नेक्स्ट है
फिफ्थ, कहाँ पे इन और कहाँ पे विद इन, इसमें भी डाउट होता है कहाँ इन यूज़ करें, कहाँ पे विद इन यूज़ करें। टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों उसके लिए यूज़ किया जाता है, बट द डिस्टिंक्शन शुड बी क्लियर। देखो पहले एग्जांपल देता हूँ फिर लिखूँगा। जैसे अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर आप कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का जो कोर्स करवाते हैं वो कितने दिन में पूरा कर दीजिएगा, मेरा आंसर होता है आई विल कंप्लीट योर कोर्स इन 5 मंथ्स, 5 महीने में मैं तुम्हारा कोर्स पूरा कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 5 मंथ्स जो बताया गया वहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है। प्लस माइनस कैसे हो सकता है, मान लो जैसे लॉकडाउन हो गया, अगर मैंने किसी को फरवरी में ये बात कही होती कि मैं 5 महीने में पूरा कर दूंगा तो क्या हो गया, ये फेल हो जाता। फेल क्यों हो जाता, लॉकडाउन की वजह से क्लासेस नहीं हो पाते। उसी तरह से अगर मान लो कभी ऐसा होता है कि कोई बैच अगर अगस्त में शुरू हुआ तो सितंबर अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में अच्छी खासी छुट्टी हो जाती है तुमको, दशहरा, दिवाली, छठ, इसकी छुट्टी करीब 15-20 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो अगर 20 दिन बढ़ जाएगा तो मेरा कोर्स तब कब कंप्लीट होगा, मेरा कोर्स तब जाके करीब 5.5 महीने में या 5.25 महीने में शुरू होगा। तो इन हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे प्लस या माइनस की संभावना होती है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा क्लासेस, थोड़ा क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए अगर, तो 5 महीने के जगह में वो कोर्स 4.5 महीने में भी ख़त्म हो सकता है। तो वेयर देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी ऑफ दिस प्लस और माइनस इन ड्यूरेशन, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन। समझ में आ गया होगा इन कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल लिखते हैं इन के लिए। I will complete your course, I will complete your course in 5 months, 5 महीने में। यहाँ पे इन क्यों यूज़ किया गया, यहाँ पे इन इसीलिए यूज़ किया गया कि इसमें प्लस भी हो सकता है। प्लस का मतलब क्या होगा, हो सकता है कि 5 महीने में 20-25 दिन और जुड़ जाएं, और यहाँ पे माइनस भी हो सकता है कि 5 ये हो सकता है 5.5 महीना हो जाए, ये हो सकता है कोर्स 4.5 महीने में ही ख़त्म हो जाए। तो जहाँ पे प्लस माइनस की गुंजाइश होती है वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं इन। क्लियर। अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा तो सर विदिन कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो विदिन हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर उस दिए गए टाइम के अंदर वो काम पूरा हो जाना चाहिए। अगर मैंने कहा कि मैकेनिक मेरी कार 2 घंटे में ठीक कर देगा, इट मीन्स कि 1 घंटे 50 मिनट में वो ठीक करेगा, न कि 2 घंटे 45 मिनट में। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन इफ़ आई एम यूजिंग द वर्ड विदिन। तो इसका जो मीनिंग होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। 2 घंटे का मतलब 2 घंटे के पहले 2 घंटा के बियॉन्ड अगर चला जाएगा तो वहाँ पे हम लोग विदिन यूज़ नहीं कर पाएंगे। एम आई क्लियर। तो विदिन के लिए एग्जाम्पल लिखता हूँ, द मैकेनिक विल रिपेयर माई कार within 2 hours, within 2 hours। यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया विदिन। इसका मतलब कि 2 घंटे के पहले कार 1 घंटे 50 मिनट में ठीक हो जाएगी, ये इसमें 2 घंटा 20 मिनट नहीं लगेगा। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं विदिन, मतलब जो टाइम दिया हुआ रहता है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, स्ट्रिक्टली फॉलो।
देन वी यूज विद इन। ठीक है, तो ये था डिफरेंस इन और विद इन का। क्लियर? नेक्स्ट, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम। कहाँ पर मेक के बाद ऑफ और कहाँ पर मेक के बाद फ्रॉम लगता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। द चेयर इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम वुड। The chair is made of oblique from wood. एक और एग्जाम्पल, घी is made of oblique from milk. The chair is made of oblique from wood. Ghee is made of oblique from milk. इन्हीं दोनों एग्जाम्पल्स के बेसिस पे हम लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकते हैं। देखो, अगर लकड़ी से कुर्सी बनाई जाती है तो क्या होता है, उसमें फिजिकल चेंज होता है। देयर इज नो केमिकल चेंज एज सच। फिजिकल चेंज का मतलब लकड़ी का भौतिक स्वरूप बदल जाता है और वो कुर्सी के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर जब फिजिकल चेंज होता है तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं ऑफ। ऑफ कहाँ पे यूज़ किया गया? फिजिकल चेंज के सेंस में। फिजिकल चेंज, इज इट क्लियर? वहाँ पे हम लोग ऑफ यूज़ करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स और देंगे। सेकंड एग्जांपल में हम लोग आते हैं, घी इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर हम लोग फ्रॉम यूज़ करेंगे। क्यों फ्रॉम यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंज हो गया। एक बार अगर दूध से घी बन गया तो फिर घी से दूध नहीं बन सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब केमिकल चेंज इज हियर। केमिकल चेंज तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। फिजिकल चेंज क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, वेयर एज केमिकल चेंज इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको उल्टा नहीं जा सकता। एक बार दूध से घी बन गया तो फिर घी से दूध नहीं बन सकता। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम। एक आध एग्जाम्पल तुम लोगों के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। पेपर इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम ग्रास। पेपर इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम ग्रास। इसमें बताओ ऑफ होगा कि फ्रॉम होगा? नंबर 1। एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए, आइस इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम वाटर। फर्स्ट केस में देखते हैं, घास से एक बार पेपर बन गया तो फिर पेपर से घास नहीं बन सकता। ये क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज है और केमिकल चेंज के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फ्रॉम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे ऑफ यूज़ कर दोगे तो गलत हो जाएगा, इसीलिए ऑफ यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। पेपर इज मेड फ्रॉम ग्रास। नेक्स्ट, आइस इज मेड ऑफ ऑब्लिक फ्रॉम वाटर। हम लोग पानी से जो बर्फ़ जमाते हैं उसको आइस कहा जाता है। ये बताओ कि फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? पानी से बर्फ़ बन गया तो बर्फ़ से पानी बन सकता है कि नहीं? दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है। मतलब ये कैसा चेंज है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऊपर लिखा है ऑफ, इसीलिए यहाँ पे ऑफ होगा। और अगर तुम फ्रॉम यूज़ करोगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे सही होगा ऑफ, यहाँ पे सही होगा फ्रॉम। तो ये था कॉन्सेप्ट मेक ऑफ और मेक फ्रॉम का।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन जिनको 2 लेक्चर्स में 2 सेशंस में हम लोगों ने डिस्कस किए, और जो भी डाउट्स था उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने क्लियर करने की कोशिश की कि कहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे। अगला जो सेशन होगा उसमें भी प्रीपोजिशन को टेकअप किया जाएगा, उसमें कुछ हम लोग बात करेंगे फिक्स प्रीपोजिशंस की। फिक्स प्रीपोजिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर कि एरर्स पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर ज्वाइन करना, और अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। सब्सक्राइब तुमने ऑलरेडी किया होगा, और अपने उन फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलना जिन्हें इस कंटेंट से या हमारे लेक्चर से तुम समझते हो कि जिन लोगों को फ़ायदा हो सकता है। विद दीज वर्ड्स आई क्लोज टुडेज सेशन। नए सेशन में मिलेंगे नए इंफॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट्स के साथ। थैंक यू।